जय हिंद सभी को। अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था आपका, तो आज फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट या प्रकाश के बारे में, और हमने आपसे कहा था कि लाइट या प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। यानी कहीं पर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ सकता है। दूसरी खास बात कि वीडियो जो भी आपको मिलते जाएं वो लगातार देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ये इंतजार ना करिएगा कि इकट्ठे सारा कुछ पढ़ लेंगे, तो सारा कुछ पढ़ लेंगे अगर तो ऐसा सोचेंगे तो आप सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो आपका कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस भी, जैसे बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस के लिए भी प्रयासरत हैं कि वो भी शुरू हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट में कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी बात हमने बात करी कि प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, एक तो तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति। इसके बाद हमने कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में याद रखिएगा, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। फिर बात हुई कि प्रकाश में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक परावर्तन, दूसरी अपवर्तन और तीसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिनका कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आपकी पकड़ लगभग 40% इस चैप्टर पर बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों का पहला एक्सप्लेनेशन चल रहा था परावर्तन। परावर्तन के बारे में कल हम लोगों ने काफी सारी बातें पढ़ी कि ये निर्भर करेगा माध्यम पर, दूसरा निर्भर करेगा तल पर जिस पर ये पड़ रहा है प्रकाश। यदि सतह चिकनी होगी तो प्रकाश ज्यादा से ज्यादा परावर्तित हो जाएगा। और परावर्तन के ही आधार पर 3 प्रकार से वस्तुओं को देखा जाता है, और ये वस्तुएं 3 प्रकार की। पहली पारदर्शी, जिनसे प्रकाश आर पार चला जाए। दूसरा अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश पार ना जा सके। और तीसरा पारभासी, जिसमें कुछ प्रकाश तो पार जा सके लेकिन कुछ प्रकाश इसी तरफ रुक जाए। तो ये सारी बातें हो गई। आज इसके आगे देखते हैं परावर्तन में। देखिए, परावर्तन में एक खास चीज हमने आपको बताई थी कि जिस तल पर प्रकाश पड़ रहा है उस बिंदु से ही प्रकाश परावर्तित भी होगा। यानी परावर्तन क्या होगा कि किसी माध्यम से, जिस माध्यम से या किसी माध्यम से प्रकाश आ रहा है और उसी माध्यम में अगर वो वापस जा रहा है, यानी माध्यम, यहाँ पर अगर आप कोई भी माध्यम मान लें, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो यही घटना आपकी क्या कहलाती है? प्रकाश। जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तित हुआ उसी माध्यम में, उस बिंदु से लंबवत इस तरीके से खींची गई रेखा को अभिलंब रेखा कहा जाता है। इसे अभिलंब बोलते हैं। जो प्रकाश माध्यम से होकर के उस तल पर टकरा रहा है, यानी जो आने वाला प्रकाश है, इस प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जिस बिंदु से प्रकाश वापस जा रहा है इसको हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लीजिएगा। अब यहां से दूसरी बात,
जो किरण आपतित होती है उसके और अभिलंब के, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं। इसे आपतन कोण कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का यानी ये भाग, ये जो कोण होता है इसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज ये समझ लीजिएगा कि कोण जो होंगे इन्हें क्या क्या कहा जाएगा। यहां पर जो बिंदु है जिससे आपतन और परावर्तित किरण दोनों एक ही बिंदु पर होंगी, जिस बिंदु पर होंगी इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। जिस बिंदु से या तल पर जिस बिंदु से किरण परावर्तित हुई उसे आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग फिजिक्स में स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। अब आपको बता दें जितनी भी किरणें किसी तल पर पड़ रही होंगी, मान लीजिए कोई किरण किसी भी एंगल से आई और आने के बाद यहाँ पर पड़ी और यहाँ से वापस हो गई। कोई किरण ऐसी भी होगी जिसका एंगल चेंज होगा और वो इस बिंदु से आई होगी और यहाँ से वापस होगी, यहाँ से आई होगी और यहाँ से वापस होगी। लेकिन यहाँ पर सभी में अभिलंब अलग अलग बनेंगे और आपतन और परावर्तन, आपतन परावर्तन, आपतन परावर्तन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, कितनी भी किरणें आए वो एक ही बिंदु से परावर्तित होंगी। एक ही बिंदु से मतलब जो एक किरण होगी, मान लीजिए ये किरण कोई हमने मान लिया R1 है, ये परावर्तित होगी तो ये मान लेते हैं I1 है और ये मान लेते हैं R1 है। दूसरी मान लिया I2 है और ये दूसरी वाली आपकी R2 है। तो जो भी किरण आएगी और जो किरण जाएगी उन दोनों के बीच में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे ये सदैव यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R हमेशा बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी कि परावर्तन की घटना में कोण I इक्वल टू कोण R होता है हमेशा, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। तो यहां से आपको कोई समस्या, तो पहली चीज यहां से निकल करके आती है कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो दो नियमों का पालन करेगा। यानी परावर्तन जो होगा वो दो नियमों का पालन करेगा। वो नियम कौन से होंगे? तो पहला नियम ये कहेगा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल पर होंगे। आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, तीसरा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम जो यहां पर परावर्तन का फॉलो होगा, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होगा। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रकाश की किस घटना को दिखाता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो ये आपका दिखाता है प्रकाश के परावर्तन को। नोट करिएगा।
और दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि जब आपतित किरण जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो इसी को परावर्तन कहा जाता है। जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में वापस हो जाए। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट एक बनता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन ये क्या है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण एक ही दिशा में, जो परावर्तित किरण है वो जब एक ही दिशा में परावर्तित होती है तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है, और जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में या अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि किसी माध्यम में आपतित किरण अलग अलग दिशाओं से आपतित होकर या एक ही दिशा से आपतित होकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, यानी अनियमित परावर्तन। और अगर एक ही दिशा में परावर्तित होगी तो वो नियमित होगा, अलग अलग होगा तो अनियमित होगा। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा नहीं जाता, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और ये घटना है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके बारे में हमने बात की थी आपसे कि परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीन चीजें हमें समझनी होंगी। अब यहाँ पर अपवर्तन की घटना के लिए हमें सबसे पहली चीज, माध्यम जो होंगे ये माध्यम दो तरीके के होंगे। जब माध्यम एक होगा तो घटना कौन सी होगी, परावर्तन। जब माध्यम दो होंगे तो घटना होगी अपवर्तन। माध्यम एक को हम मान सकते हैं कि ये हो गया सघन और एक को मान लेते हैं विरल। सघन माध्यम का मतलब हो गया पानी, विरल को मान लिया हवा। तो सघन विरल पहला मान लो, दूसरा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम दो रखने हैं बस, कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है इससे मतलब नहीं है। पहले दूसरे में अभी हम दोनों तरीके से आपको घटनाएं बताएंगे कि दोनों तरीके से घटनाएं कैसे घटती हैं। तो माध्यम आपको दो याद रखने की, अपवर्तन की घटना जब भी होगी तो माध्यम वहां पर हमेशा दो होंगे। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, अब अपवर्तन क्या है। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, जब प्रकाश किरण एक ही माध्यम में संचरित होगी, या इसी को हम बोल सकते हैं जब समांग माध्यम में संचरित होगी, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो प्रकाश किरण होगी वो प्रकाश किरण अपने जो पथ है उसका पथ से उसका विचलन होगा क्या, तो पथ से उसका विचलन नहीं होता। जैसे अभी हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे
तो जिस मीडियम से आएंगी उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी, यानी इनका पथ से विचलन नहीं होता है, क्योंकि मीडियम एक ही था, यानी कि समांग था या एक ही माध्यम था। तो ये घटना आपने पढ़ी कौन सी थी? ये परावर्तन थी। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि मीडियम दो हो गए। अब जब दो मीडियम होंगे तो दो मीडियम में सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा? तो दो माध्यम जब भी होंगे तो यहाँ पर अंतर किस चीज का आएगा? अंतर आएगा घनत्व का। डेंसिटी, डेंसिटी सबसे पहला फर्क डालेगी। डेंसिटी के कारण जब भी कभी कोई किरण, मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई किरण यहां से आई, अब यहां माध्यम कैसा था? विरल था, यानी कि ये हवा का माध्यम था, और ये जिस तल पर टकराई उसी तल से आगे की ओर चली गई। अब ये माध्यम कैसा हो गया? तो ये हो गया आपका सघन माध्यम। मान लेते हैं ये माध्यम था पानी। तो क्या जो आपतित किरण होगी, ये आपका अभिलंब हो गया, जो आपतित किरण होगी जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या जिस पथ से आ रही थी उसी पथ की ओर जाएगी? तो आपको बता दें ये उसी पथ, अब इसको जाना कैसे चाहिए था? उसी लाइन में सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जा करके क्या करेगी? थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। तो इसी जगह अगर दूसरी चीज ले लें, यहां पर माध्यम हम सघन कर लें और यहां पर विरल कर लें, तो क्या होगा? अभिलंब से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो इस घटना को देखा गया कि जाना इसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? इधर की ओर, अंदर की ओर थोड़ा सा झुक गई। तो इस जो इसका इसके मार्ग से विचलन दर्ज किया गया, यानी इसके जो माध्यम में या इसके माध्यम में डिफरेंस घनत्व के कारण जो आया, तो घनत्व के कारण जो डिफरेंस आने के कारण इसके माध्यम में परिवर्तन हुआ, और माध्यम में परिवर्तन होकर के इसने अपने रेखीय पथ का अनुसरण न करके उस रेखीय पथ में इसके विचलन आ गया। यही विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो ये विचलन ही अपवर्तन कहलाता है। समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं कि क्या है ये विचलन या क्या है ये अपवर्तन। तो यही विचलन आपका अपवर्तन है। इसको डेफिनेशन में लिखना चाहते हो तो लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। लिखिएगा, जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम, जब प्रकाश किरण विभिन्न घनत्व वाले, जब प्रकाश किरण विभिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो ये विचलन आया कहाँ से? घनत्व के डिफरेंस से। तो यही विचलन क्या कहलाएगा? तो यही विचलन आपका कहलाएगा अपवर्तन। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। समझ में आ गया? अब चलिए इसको जरा दो तरीके से घटनाओं को देखते हैं। सबसे पहला घटना नंबर 1 लेते हैं, और इसमें हमने माना कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरण विरल
माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती, यानी पहला मीडियम क्या है, विरल है, दूसरा मीडियम क्या है, सघन है, यानी विरल और सघन, विरल से सघन में प्रवेश कर रहे। देखिए विरल माध्यम को हम लोगों ने मान लिया हवा है और सघन माध्यम को हमने मान लिया कि ये पानी। कोई डाउट यहां तक? तो अब यहां पर जब विरल से सघन में आएगी तब क्या होगा, जरा इसको भी देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई एक तल है, इस तल पर कोई एक आपतित किरण इस तरीके से आती। अब ये किरण कौन सी होगी, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण हो गई। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इसी रेखा पर सीधे आगे चले जाना चाहिए था। ये बिंदु जहां पर आपतन और परावर्तन दोनों एक ही तल पर हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका अभिलंब कहलाएगा, ये अभिलंब हो गया। अब यहां पर आप देखोगे क्या कि जो आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण जो होनी चाहिए थी, वो परावर्तित किरण होनी ये चाहिए थी, लेकिन जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये किरण हल्का सा अंदर की ओर झुक जाती है, यानी होना यहां चाहिए था, ये कहां पर अंदर की ओर झुक गई। अब जब ये अंदर की ओर झुक गई तो आपतित किरण हल्का सा अगर अंदर की ओर झुक गई है, ये हो जाएगी आपतित किरण। तो आपतित किरण जब हल्का सा अंदर की ओर झुकेगी तो अब जरा हमें बताइएगा कि जो आपका आपतन कोण है ये परावर्तन कोण से ज्यादा होगा कि कम होगा। जब आपतन कोण यहां पर ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर जाना ये ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये माध्यम कैसा था, तो ये माध्यम था आपका विरल और ये माध्यम था आपका सघन। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, या उसी पथ पर आगे बढ़ेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये आपकी अभिलंब रेखा है, तो किधर की ओर झुकी, अंदर की ओर झुकी, यानी कि हम बोलेंगे कि तब किरण अभिलंब की ओर झुक जाती। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी कब, जब विरल से सघन में जाएगी। यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब लेते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना ली, अब यहां पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, यहां हमने मान लिया कि जो आपकी प्रकाश किरण है ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो क्या होगा, तो ये हो गई आपकी अभिलंब, ये हो गया तल, और ये हो गई आपकी आपतित किरण। इसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब देखिए ये हो गई आपकी आपतित
किरण, इसके बाद ये माध्यम कैसा है, तो ये सघन माध्यम हो गया, और ये माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम। ये जो रेखा होगी ये कौन सी होगी, तो ये अभिलंब रेखा होगी। अब देखिए यहां पर ये माध्यम कैसा था, सघन। सघन माध्यम से किधर जाना था, विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए था इस रेखी पथ पर, लेकिन ये इस रेखी पथ पर नहीं जाएगी, और ये अभिलंब रेखा से अभी जाना इधर चाहिए था, ये अभिलंब रेखा से जब विरल माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा आगे की ओर निकल जाएगी। यानी जब सघन से विरल में जाएगी तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाएगी। ये देखिए आगे की ओर बढ़ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो इसका मतलब ये हो गया विरल से सघन, और जब सघन से विरल होगा तो आपका दूर हटेगी, और जब पास आएगा तो आपका माध्यम हो जाएगा विरल से सघन। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बने हैं, तो इसको दिमाग में बैठा लिएगा। अभी हम इसके और भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब आगे बढ़ें। अब जरा बताइएगा, हमने अभी आपको बताया था जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये किसका होगा, परावर्तन कोण का। लेकिन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को ही लेकर के यहाँ पर इसकी वैल्यू हम साइन में ले लेते हैं, यानी साइन थीटा में। तो ये साइन आई और साइन आर हमेशा बराबर होंगे ये आपके परावर्तन में, लेकिन जब इसको हम एक नियतांक लगा करके शो कर देते हैं, यह नियतांक अपवर्तन के लिए ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखने लग जाते हैं कि क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये हमेशा इक्वल होंगे। अब इनको अगर हमें शो कराना हो तो हम इसे नियतांक से शो कर सकते हैं, और ये नियतांक हम ले लेते हैं म्यू। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक नियतांक है, और इसी नियतांक को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, और इसे एक नियतांक से डिनोट किया गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर यही आपका, और ये जो आपका अपवर्तनांक है इसे कैसे निकाला जाता है, अगर इसके संबंध में बात करें तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन
अब इसको हम थोड़ा सा जगह बना लें, इसके बाद बताते हैं। ये बात समझ में सबको आ गई होगी। तो यहां से स्नेल का नियम क्या निकल करके आया? स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। यही आपका स्नेल का नियम है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मान लीजिए पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कुछ और है, तो अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा? अपवर्तनांक हमेशा दो माध्यमों के बीच में ही निकाला जाता है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके माध्यम से हम किसी का भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अभी बता रहे कुछ के अपवर्तनांक भी आपसे पूछे जाते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का मान क्या होगा? तो एक नियतांक होगा। ये आपतन कोण की ज्या माना जाता है, इसे आपतन कोण की ज्या ये मानी जाती है, और परावर्तन कोण की ज्या साइन आर मानी जाती है। और इसे या इसके अनुपात को जो हम एक नियतांक से शो करते हैं, यही नियम किसका है? स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम की अगर आप यहाँ से डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा? तो सबसे पहली चीज तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसी कारण विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। इसीलिए विभिन्न रंगों के लिए भी अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब प्रकाश का यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, यानी संबंध कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे लाल रंग के अपवर्तनांक की बात करी जाए तो क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि
ल- सबसे कम आपका अपवर्तनांक किसका होगा? तो तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहां पर लिखिएगा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। रंगों में अगर बात की जाए तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अभी इसको विबग्योर में भी समझेंगे। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब इसका सबसे अपवर्तनांक सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने का कारण है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज्यादा है। तो जब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध कैसा है? तो हमने बताया संबंध है व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा एक घट जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक में आपने क्या निकाला था? देखिए एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा? घट जाएगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो जब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा। तरंग दैर्ध्य का जस्ट उल्टा अपवर्तनांक होता है। तो कोई भी एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहां से लाल रंग का अपवर्तनांक, तो आपसे पूछे लाल रंग का अपवर्तनांक तो आपको बताना है सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक तो इसका सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि यदि ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का जो मान होगा, अपवर्तनांक का मान ये घट जाता है। अपवर्तनांक घट जाएगा, घट जाता है। ये क्वेश्चन है सब वन लाइनर में, तैयार रखिएगा। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तरंग दैर्ध्य बदलता रहता है। अब नेक्स्ट बात आती है, अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य तथा उसकी तीव्रता बदल जाती है, तो क्या नहीं बदलता? प्रकाश अपवर्तनांक की क्रिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तनांक की क्रिया में क्या नहीं बदलेगा? अब ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अपवर्तनांक की क्रिया में क्या नहीं बदलेगा? पहली चीज प्रकाश की चाल, दूसरा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तीसरा मान लीजिए दे दिया गया प्रकाश की तीव्रता, चौथा दे दिया गया आवृत्ति। इनमें से क्या नहीं बदलेगा? बताइए।
हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपवर्तनांक की क्रिया में क्या नहीं बदलेगा, तो अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, तीव्रता बदलती है, क्योंकि माध्यम बदलेंगे तो ये तीनों बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति जो होगी ये कभी नहीं बदलती। तो ये आवृत्ति है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती, जो आवृत्ति पहले थी वही आवृत्ति अभी भी रहेगी। तो क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन डिट्टो मिलेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी, क्योंकि माध्यम जहाँ डिफरेंस आएगा तो सघन विरल का अंतर आएगा, चाल बदलेगी। तरंग दैर्ध्य क्यों बदलेगा? क्योंकि अपवर्तनांक बदलेगा, क्योंकि मीडियम क्या दो लेके चल रहे हो तो बदलेगा ही बदलेगा। इसके बाद तीव्रता भी बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, अपवर्तनांक पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलती। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी क्लास। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करते रहना। मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।